वेलकम वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो आज अपन शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को। तो आज 4 जुलाई है। 4 जुलाई को क्या क्या हेडलाइंस हैं उस विषय में चर्चा करेंगे। पहला है जियो पॉलिटिक्स का। जैसा कि देख रहे हैं 2-3 दिन से कि मैं पहले जियो पॉलिटिक्स से शुरू करता हूँ। तो आज फिर है कि अमेरिका और वियतनाम में ट्रेड डील के बाद अब भारत की बारी। तो मतलब अमेरिका और वियतनाम में ट्रेड डील हो चुकी है। ये कल और परसों वाले आर्टिकल का अगला चरण है। देख रहे हैं 2-3 दिन से कि अमेरिका और भारत के बीच 2-3 दिन से न्यूज़ बनी हुई है। क्यों? क्योंकि क्वाड की बैठक चल रही है वाशिंगटन में और फॉरेन मिनिस्ट्री वहाँ गए हुए हैं। फॉरेन तो इस वजह से अमेरिका और भारत के बीच में विभिन्न तरह की बातें चल रही हैं। कल हमने 4 व्यापार समझौतों के बारे में बात किया था। एक ऊर्जा के ऊपर था, एक निवेश के ऊपर, एक व्यापार के ऊपर, और आज ये व्यापार के ऊपर है। वियतनाम के साथ जो हो चुका है, भारत के साथ होने की उम्मीद है इसमें है। और यहाँ पे बताया गया है कि भारत के साथ शुक्रवार या फिर सोमवार को हो जाएगा। आज या फिर मंडे तक ये समझौता हो जाएगा। जिसमें अभी तो वियतनाम के साथ हुआ है, वही है जिसमें अंतरिम व्यापार समझौता की बात चल रही है। परसों से देख रहे हैं तो ये तो है ही, जिससे हमारा निर्यात बढ़ेगा, ये सब बताया गया है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी का आगे वाला आर्टिकल है। अभी इसमें कोई ट्रेड डील नहीं हुई तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब आगे चलते हैं। रक्षा कारोबारी में सहयोग। घाना गए हुए हैं प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा में। कल हमने देखा है, कल उनकी घाना की यात्रा थी। आज उनकी त्रिनिदाद की यात्रा है। तो अभी त्रिनिदाद में क्या हुआ वो कल पता चलेगा, लेकिन अभी घाना में क्या हुआ ये आज का है। इसमें ये बताया गया घाना किस चीज़ के लिए, घाना के साथ हम किस तरह के सहयोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। पहला सहयोग इसमें रक्षा सहयोग की बात किया है, और खाद्यान्न उत्पादन के लिए, वैक्सीन सहयोग के लिए, और यहाँ पे प्रशिक्षण की बात की है, समुद्री डकैती की। और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैं कल कल भी हमने बताया था कि रेयर अर्थ मिनरल में चीन ने 3 महीने पहले रोक लगाई थी, या फिर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी भारत के लिए। तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि भारत अपना उस चीन का विकल्प के रूप में खोज रहा है। भारत ये लिखा हुआ है कि मिनरल्स इलेक्ट्रिक वाहन कंप्यूटर में जो यूज होते हैं उस, और इनके पास, घाना के पास उसका भंडारण है। तो हम एक ये भी हमारा प्लस पॉइंट है। अफ्रीका और अन्य देश चीन के अलावा विकल्प, दूसरे विकल्प के रूप में तलाश रहा है। तो घाना एक महत्वपूर्ण देश हो जाता है भारत की जियो पॉलिटिक्स में। आगे चलते हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट का आर्टिकल है, भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर है। भोपाल गैस त्रासदी को 40 वर्ष हो गए हैं, जिसके लिए है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में जो कई त्रासदियाँ हुई हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में हुई है, एक तेलंगाना में भी कुछ त्रासदियाँ हुई हैं, उसके ऊपर भी ये लिखी गई हैं। और ये गैस त्रासदी की समस्याएं क्या क्या हैं, इसमें भी ये समस्याएं बताई गई। इसमें उपाय नहीं लिखा गया था, तो यहाँ पे साइड में उपाय लिख दिया हूँ। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े मानक क्या होने चाहिए, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण बनाया गया 1986 में। भोपाल गैस त्रासदी के बाद 84 में त्रासदी हुई थी, उसके बाद बनाया गया था। और उसके बाद सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम है कि जो कंपनी जो मुआवजा देगी उसके लिए 91 का अधिनियम है ये। उसके बाद कुछ नियम, एक एनजीटी है जो पर्यावरण जस्टिस प्रदान करती है, और एक ये नियम है, रासायनिक दुर्घटना आपात योजना तैयारी प्रतिक्रिया। मतलब इसमें आपात योजना की तुरंत राहत प्रदान करने के लिए ये नियम बनाया गया है। ये उपाय हैं, और कुछ आप अपनी तरफ से भी इसमें उपाय लिख सकते हैं। जैसे कि जागरूकता फैलाना, फर्स्ट एड की उपलब्धता रखना, और लोगों को बताना कि अगर गैस त्रासदी होती है तो कैसे फर्स्ट एड कर सकते हैं, या मास्क की उपलब्धता पहुंच सुनिश्चित कराना। ये सब अलग उपाय लिख सकते हैं, ये लीगल उपाय हो गए। तो इसको पढ़ना बनता है, पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। ये ये है 1 लाख करोड़ रुपए से। ये है अपन जो हथियार खरीदने के लिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो हमारे पास अपने हथियार को और सशक्त बनाने के लिए है कि पूंजीगत 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करना है रक्षा हथियार खरीदने के लिए। बस उसके ऊपर है ये। अभी कल रक्षा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बैठक हुई, उसमें ये आया है। आगे है जो कल हम अपना एआरसी रिपोर्ट की समरी में पढ़ ही रहे थे आरटीआई के ऊपर, वो आज इस आर्टिकल में भी आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अब ईमेल मतलब ऑनलाइन आरटीआई दी जाए, उपलब्ध कराई जाए। बस उसके ऊपर है, बस इसको यूं ही याद रखना है। कभी आरटीआई के ऊपर लिखना हो तो हाई कोर्ट ने ऐसा कहा कि ऑनलाइन तरीके से भी आरटीआई मुहैया कराई जा सके। बस आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी तो इतनी थी। और चर्चा में थी ये पीएम फसल बीमा योजना,
क्यों चर्चा में थी? क्योंकि हाल ही में झारखंड वगैरह में भी पीएम फसल बीमा योजना का विस्तार हो रहा है। अभी तक झारखंड वगैरह जो विरोधी राज्य थे, जहाँ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के बीच अलग अलग सरकारें थी, वहाँ पे ये बीमा नहीं चलती थी। अब झारखंड में भी विस्तार हो रहा है। तो ये फसल बीमा योजना के बारे में देख लेते हैं। ये कृषि मंत्रालय की योजना है। पहली बात तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और ये मेंस में डायरेक्ट ये स्कीम बस लिखने के काम आएगी जब एग्रीकल्चर में कुछ सरकार के उपाय लिखेंगे। वैसे मैं एग्रीकल्चर टॉपिक कराऊंगा, मेरी ये इसकी पीडीएफ बन रही है एग्रीकल्चर की, तो मैं इसी चैनल में करवा दूंगा। पूरा एग्रीकल्चर एक जगह पे, कहाँ मेंस के लिए सारे पॉइंट्स, सारी स्कीम्स जो भी आएंगी वो एक जगह पे पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी उसमें कुछ दिन टाइम लगेगा, लेकिन वो यहाँ पे हो जाएगी। तो ये फसल बीमा किसान मंत्रालय की है। इसका क्यों लाया गया था? किसानों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए, जैसे कीट रोग फैल जाते हैं उससे, और ये किसानों की आय स्थिर करने के लिए, कम से कम कुछ भी हो तो इनकम सुनिश्चित रहे, बीमा के तहत उनको मिल जाए। किसी भी तरह की अगर आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है तो कृषि में निवेश बढ़ाने के लिए, अगर फसल बर्बाद हो गई तो फिर तो निवेश होगा नहीं, इसलिए बीमा हो गया है कि दोबारा इस फसल में निवेश हो सके। तो इसमें प्रीमियम दरें क्या है? रबी के लिए 1.5% है, खरीफ के लिए 2% और व्यापारिक फसलें सॉरी, या जायद जो होती है उसके लिए 5% प्रीमियम है। और ये याद रखने वाली बात है कि 2020 से ये स्कीम स्वैच्छिक हो गई। स्वैच्छिक किसके लिए हो गई? जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेते हैं उनके लिए पहले कंपलसरी थी ये कि फसल बीमा के तहत बीमा करवाना ही है, लेकिन अब उनके लिए भी स्वैच्छिक हो गई 2020 से। ये याद रखने वाली बात है। अब आते हैं पीएम सुरक्षा बीमा योजना। ये भी एक चर्चा में थी, क्योंकि क्यों चर्चा में थी? क्योंकि एक जजमेंट है आज का ही, हाँ आज में ही था, वो ऐड नहीं किया हूँ। उसमें कहा गया है कि जो तेज गति से वाहन चलाते हैं उनको बीमा की राशि देना अनिवार्य नहीं। मतलब जो जबरदस्ती की मृत्यु हो जाती है उनमें बीमा कंपनी चाहे तो प्रीमियम राशि न दे। ऐसा एक जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का ही था, हाँ। तो ये फसल बीमा, वो सुरक्षा बीमा योजना की चर्चा थी, तो ये सुरक्षा बीमा योजना काम की थी। तो ये आगे 2 लाख तक का बीमा है, दुर्घटना बीमा है, विकलांगता की स्थिति पे प्रीमियम राशि 12 रुपये लगती है, बैंक अकाउंट से होता है। तो ये स्कीम याद रखने वाली है। इसके बाद जस्टिस वर्मा कई दिनों से चर्चा में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस वर्मा, सब कोई नाम जान रहा है, तो उनको रिमूवल के लिए फिर से चर्चा स्टार्ट हो गई। उन पर महाभियोग, याद रखेगा महाभियोग शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं है न्यायाधीशों के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द उल्लेखित है, जो कि आर्टिकल 60 में उसकी प्रक्रिया लिखी हुई है, और आर्टिकल 56 के तहत होता है राष्ट्रपति पर, न्यायाधीशों पर नहीं। ये लिख दिया गया, बाकी संविधान में मेंशन नहीं महाभियोग की प्रक्रिया। तो जजों का रिमूवल कैसे होता है? जजों का रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट में 124(4) के तहत, और हाई कोर्ट में 217 के तहत। तो 217 में डायरेक्ट लिखा हुआ कि हाई कोर्ट का रिमूवल उसी प्रक्रिया में होगा जिस प्रक्रिया में 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का रिमूवल होता है। 124(4) में क्या लिखा है ये देख लेते हैं। 124(4) कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा जजों का रिमूवल होगा, और किस आधार पे होगा? साबित कदाचार और असमर्थता, इसके अलावा किसी आधार पर नहीं हो सकता संविधान के अनुसार से। बस ये 2 शब्द ही लिखे हुए। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछता है कि संविधान के अनुसार से भ्रष्टाचार के आधार पे भी वो हो सकता है जजों का रिमूवल, ऐसा कुछ नहीं लिखा है संविधान में। केवल 2 शब्द लिखे हुए हैं, साबित कदाचार और समर्थता, ये याद रखना। और उसके बाद कहता है संसद के प्रत्येक सदन में अपनी सदस्य संख्या का बहुमत के आधार पर उपस्थित सदस्यों की बहुमत के आधार पर, या कम, और लिखा है, या नहीं है, ये याद रखने वाली बात है। मैं खुद गलत बोल दिया, या कर दिया, इसमें और लिखा हुआ। उपस्थित मतों के बहुमत के आधार पर, और कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, ये है इसका विशेष बहुमत। ये याद रखने वाली बात है। और हाई कोर्ट का किस आधार पे होता है? हाई कोर्ट का भी यहीं से होता है, इसी आधार पे ही। तो इसमें ये पूरी प्रक्रिया तो नहीं लिखी हुई, तो प्रक्रिया कहाँ पे लिखी हुई? प्रक्रिया यहाँ पे लिखी हुई, जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 का। तो इसमें कैसे प्रक्रिया होती है वो बताई गई। क्या प्रक्रिया है? लोकसभा के 100 सदस्य या राज्यसभा के 50 सदस्य का लिखित वो होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। फिर उसके बाद वो अध्यक्ष को देंगे, अध्यक्ष या सभापति को देंगे। सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार कर देंगे तो यहीं पे बिल लैप्स हो जाएगा, उनका संकल्प लैप्स हो जाएगा। अगर स्वीकार करते हैं तो अध्यक्ष या सभापति 3 सदस्यीय जांच समिति बनाएंगे, और समिति में कौन लोग होगा?
सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और या फिर जज होंगे। या फिर जज क्यों लिखा गया है? यदि सीजीआई पे ही महाभियोग लगाया जाता है तो फिर उसके अलावा कोई और जज होना चाहिए। अगर सीजीआई के ऊपर नहीं लगाते हैं तो फिर सीजीआई को जनरली शामिल किया जाता है। और हाई कोर्ट के सीजे होंगे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होंगे। ये तीनों को जांच समिति बनाएगी। जांच समिति जांच करेगी कि साबित कदाचार या असमर्थता, आधार यही होगा, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ये जज कैसे है। अगर साबित हो जाता है, हाँ होता है, यहाँ पे है, साबित है, तो फिर विशेष बहुमत के आधार पर दोनों सदनों में पारित किया जाएगा। दोनों विशेष बहुमत यहाँ पे कौन सा होगा? यही वाला। बहुमत द्वारा उपस्थित मत देने वाले का आधा और 2/3 ये होगा विशेष बहुमत द्वारा। फिर दोनों सदनों में पारित होगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के बाद आदेश, राष्ट्रपति के आदेश से जजों का रिमूवल हो जाता है। तो ये थे आज के अपने न्यूज़ और हेडलाइंस वगैरह। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसकी पीडीएफ यहाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसको डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, ज्ञानपीठ_CSC के नाम से। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा लाइक वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। धन्यवाद।